स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द अनदर स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट जनरल फीचर्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस कर लिया था? हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अबाउट द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या क्या डिफाइनिंग फीचर था? अगर याद हो तुम लोगों को, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। देयर आर 3 डिफाइनिंग फीचर। एक था सेलुलरिटी, दूसरा था मेटाबॉलिज्म एंड थर्ड वन वाज द कॉन्शियसनेस या फिर रेस्पॉन्सिवनेस। हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द जनरल फीचर। तो जनरल फीचर में देखो क्या, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल फीचर्स आर प्रेजेंट। वन इज कॉल्ड एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एडाप्टेशन, लाइफ साइकिल, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल फीचर। तो जनरल फीचर में क्या क्या देखो, फिर से रिपीट करता हूँ। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एडाप्टेशन, लाइफ साइकिल एंड लास्ट वन इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और भी बहुत सारे जनरल फीचर है जिसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब भी हम लोग डाल सकते हैं। बट यहाँ पे अगर देखो इन जनरल हम लोग दीज आर द जनरल फीचर जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे in this lecture. चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द फर्स्ट जनरल फीचर जो है ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या है? एक तो हम लोग को ऑलरेडी पता है ग्रोथ इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये भी हम लोग बोल सकते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होता है, जिसके वजह से ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर में नहीं डाला गया, इसको जनरल फीचर में डाला गया है। अभी पहले हम लोग को समझना होगा ग्रोथ क्या है। ग्रोथ का मतलब अगर देखो, व्हाट इज ग्रोथ? इज द irreversible increase in body mass or number of individuals, ठीक है, इसका हम लोग बोलेंगे ग्रोथ। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? इरिवर्सिबल इंक्रीज इन बॉडी मास और नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज ग्रोथ। क्लियर? ग्रोथ क्या है देखो, फिर से देखो, इरिवर्सिबल मतलब वो कभी रिटर्न नहीं कर सकता। जैसे अगर एक बच्चा बड़ा हो चुका है, वो बच्चा क्या फिर से छोटा हो सकता है क्या? ऐसा हो नहीं सकता। तो दैट इज वाई इरिवर्सिबल मतलब जो फिर से रिटर्न नहीं हो पाता। तो इरिवर्सिबल इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ जाना। इंक्रीज इन बॉडी मास अगर बढ़ जाता है, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल का नंबर अगर इंक्रीज हो जाता है, या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर बढ़ जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे हो रहा है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पे भी अगर देखो, ग्रोथ का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ना इसको नहीं बोला जाता, इंक्रीज इन बॉडी मास भी बोला जाता है। बॉडी मास को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाता है, तो उसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज ए बॉडी मास, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ग्रोथ। अभी ग्रोथ अगर देखो, ग्रोथ जनरली कैसे होता है? ग्रोथ जो है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू सेल डिवीजन, ठीक है। द मेन रीजन बिहाइंड द ग्रोथ अगर देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है कैसे होता है? ओनली बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ सेल। एक सेल डिवाइड होकर जब 2 सेल फॉर्म होगा तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ कि नहीं? तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ मतलब ग्रोथ होना, ठीक है। तो ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू सेल डिवीजन।
तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स, हम लोगों को कुछ पॉइंट देखना होगा विच आर रिलेटेड टू द ग्रोथ। एक पॉइंट हम लोगों को क्या मिला, ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू सेल डिविजन। दूसरा अगर देखो इन प्लांट्स, ठीक है, इन प्लांट्स ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्लांट के केस में ग्रोथ कैसा होता है, ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूअस। इसका रीजन अगर देखो, व्हाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट का अगर रूट एपेक्स या फिर बाड या फिर शूट एपेक्स के, रूट एपेक्स मतलब टिप ऑफ द रूट, शूट एपेक्स मतलब टिप ऑफ द शूट, या फिर बाड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होता है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल मतलब ये जो सेल्स होता है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहता है until the death of plant। तो that is why plant का जो ग्रोथ होता है ये क्या होता है, इन केस ऑफ प्लांट अगर देखो, इन प्लांट्स ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूअस। इसको अच्छे से याद करके रखना, और मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, तुम लोग इसको एट द सेम टाइम अगर हो सके तो तुम लोग उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ताकि कोई भी टॉपिक जब तुम लोग पढ़ोगे बाद में तुम लोगों के लिए इजी हो जाए। तो इन प्लांट्स अगर देखो ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस क्यों होता है, only due to the because of the presence of actively dividing मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। तो इसलिए प्लांट के केस में ग्रोथ जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। अभी चलते हैं इन केस ऑफ एनिमल, ठीक है। इन एनिमल्स अगर देखो, इन एनिमल्स ग्रोथ इज लिमिटेड, ठीक है, ग्रोथ इज लिमिटेड बोल सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं एक सर्टेन एज के बाद एनिमल्स का जो ग्रोथ होता है वो बंद होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है प्लांट के केस में जो सेल्स जो है, नंबर ऑफ सेल्स एक्टिवली डिवाइड होने से उनका ग्रोथ होता है। एनिमल के केस में ग्रोथ जो है अप टू अ सर्टेन एज ग्रोथ होता है। बट इसका मतलब ये है हुआ क्या कि एनिमल सेल में, एनिमल बॉडी के अंदर सेल डिविजन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या माना है, सेल डिविजन इज द रीजन फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो अभी एनिमल सेल के अंदर क्या सेल डिविजन नहीं होता, आंसर होगा सेल डिविजन एनिमल बॉडी के अंदर भी होता है, बट पर्पस क्या है, ओनली टू रिप्लेस ओल्डर सेल्स। एनिमल के केस में क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद जब सेल ग्रोथ बंद होता है उसके बाद भी सेल डिविजन चलता है, ठीक है। और उस सेल डिविजन का पर्पस क्या है, अगर देखो जो ओल्डर सेल्स होता है, मतलब पुराना जो सेल्स होता है उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिविजन होता है। एंड आफ्टर सेल डिविजन द ओल्डर सेल जो है उसको रिप्लेस करके, मतलब उसको हटा के नया सेल एड ऑन होता है। तो बाय दिस प्रोसेस एनिमल के केस में भी सेल डिविजन होता है इवन आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ। तो ये हो गया इन केस ऑफ एनिमल। तो प्लांट के केस में कॉन्टिन्यूअस क्यों होता है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट के केस में एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, एनिमल के केस में ऐसा कुछ सेल्स नहीं है। दैट इज व्हाई एनिमल के केस में क्या होता है, ग्रोथ जो है सर्टेन एज के बाद बंद होता है, एंड आफ्टर दैट जो सेल डिवीजन होता भी है एनिमल बॉडी के अंदर वो सिर्फ पुराना सेल को हटाने के लिए सेल डिवीजन होता है। जैसे आप ह्यूमन का ही अगर पकड़ लो, ठीक है, आदमी का अगर पकड़ लो, हम लोग का ग्रोथ जैसे अप टू द एज ऑफ 25 तक अगर हम लोग का ग्रोथ हो चुका है, हाइट बढ़ गया, बॉडी मास सब कुछ, हाँ बॉडी साइज में बढ़ सकता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट या फिर मसल ग्रोथ, वो अलग चीज़ है। बट हम लोग का जो हाइट जो होता है एक पर्टिकुलर एज के बाद हम लोग का हाइट का जो बढ़ना होता है वो कम बंद हो जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग का जो एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो है लिमिटेड ग्रोथ। तो ग्रोथ अगर देखो, ग्रोथ इज द रिवर्सिबल इंक्रीज इन बॉडी मास और नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। और ग्रोथ क्यों होता है, ग्रोथ ओकर्स ड्यू टू सेल डिविजन, ठीक है। सेल डिवाइड होने से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इंक्रीजिंग। तो इन प्लांट्स ग्रोथ इज कंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये हो गया हम लोग का सर्टेन पॉइंट्स अबाउट द ग्रोथ। अभी हम लोग को समझना है टाइप्स ऑफ ग्रोथ क्या क्या है।
यहाँ पे अगर देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ जो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर देखो ग्रोथ जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, वन इज कॉल्ड एज इंटू ससेप्शन, अनदर वन इज कॉल्ड एज एक्रीशन। सिंपली दोनों को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे या फिर समझेंगे, इंटू ससेप्शन जो है ये किस में दिखाई देता है? इंटू ससेप्शन इज द ग्रोथ ऑफ, इट इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो इंटू ससेप्शन इज द टाइप ऑफ ग्रोथ, ये किनके किस में होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है। और एक्रीशन जो है इस occurs in नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ये याद रखना। इंटू ससेप्शन जो है इट इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्रीशन जो है इट इज फाउंड इन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। अभी दोनों में अगर डिफरेंस कर देखो, इंटू ससेप्शन जो है इसको क्या बोला जाता है? इट इज, अगर देखो इट इज नोन एज इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, इंटू ससेप्शन जो है इसको क्या बोला जाता है? इंटरनल ग्रोथ बोला जाता है। व्हाई इंटरनल ग्रोथ क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस इनटू द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू ससेप्शन को इंटरनल ग्रोथ क्यों बोला जाता है? नोन एज इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक substances in the cells। ठीक है, सेल्स के अंदर किसका एडिशन होने से ग्रोथ होता है? इंटू ससेप्शन होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। इसको अच्छे से याद रखना। इंटरनल ग्रोथ क्यों बोला होता है? व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल ग्रोथ? बिकॉज सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस जो है वो एड ऑन होता रहता है। तो प्रोटोप्लाज्म अगर देखो एक सेल के अंदर होता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होता है। So due to this presence of protoplasmic substances inside the cell or addition of protoplasmic substances inside the cell, ग्रोथ होता है इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, इन केस ऑफ इंटू ससेप्शन अगर देखो, यहाँ पे इंटू ससेप्शन अगर देखो यहाँ पे क्या होता है? contain growth promoting सब्सटेंसेस। ठीक है, इंटू ससेप्शन के अंदर क्या होता है? देखो कंटेन ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस क्या क्या है? देखो वन इज कॉल्ड एज एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये जो इंटू ससेप्शन होता है, जनरली तो हम लोगों ने क्या बोला था? इंटू ससेप्शन ऑकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे फिर भी अगर देखो, मैं अलग करके यहाँ पे क्यों समझा रहा हूँ? जब एक लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल में सिर्फ प्रोटोप्लाज्म होगा ऐसा तो नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो इंटू ससेप्शन जो है या फिर लिविंग सेल जो है, लिविंग सेल के अंदर क्या है? देखो कंटेन ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस। क्या रहता है सेल के अंदर? ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस। तो ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डाला है। वन इज कॉल्ड एज एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, अनदर वन इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस में क्या होता है? जैसे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ सेल्स। ठीक है, तो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ द सेल जो होता है वो एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस में होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट आता है सेल का? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये जो दो कंपोनेंट है ये आता है अंडर दिस एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस में क्या क्या आता है? देखो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस में क्या क्या है? ओनली देयर आर टू कंपोनेंट, वन इज द न्यूक्लियस एंड अदर वन इज साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जो है
बोथ आर लिविंग, ठीक है, बोथ आर लिविंग सब्सटेंसेस। तो ये जो ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस होता है लिविंग सेल्स के अंदर क्या क्या है, देखो, वन इज एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस जो नॉन लिविंग सब्सटेंस से बनता है, जिसमें क्या क्या है, सेल वॉल यानी सेल मेम्ब्रेन है, एंड दूसरा क्या है, देखो, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस जिसमें न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म है विच इज द लिविंग सब्सटेंसेस। तो प्रोटोप्लाज्म अगर सिंपली अगर हम लोग देखें, प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये सब सब्सटेंस जब सेल के अंदर एड ऑन होता रहता है अंदर से, क्योंकि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, तो सेल के अंदर जब ये सब सब्सटेंस पूरा जब एड ऑन होता रहता है तो तब जाके ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ग्रोथ इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज इंटूससेप्शन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है जिसको बोला जाता है इंटूससेप्शन। अभी चलते हैं हम लोग एक्रीशन की तरफ। एक्रीशन जो है ये क्या होता है, एक्रीशन मतलब दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज फाउंड इन केस ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। तो ये नॉन लिविंग सब्सटेंस में ग्रोथ क्या होता है, यहाँ पे अगर देखो, ग्रोथ occurs due to addition of similar type of substances externally, ठीक है। तो नॉन लिविंग सब्सटेंस में जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है, देखो, एडिशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस एक्सटर्नली, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑन द सरफेस, ऊपर का लेयर में अगर कोई भी सिमिलर टाइप ऑफ सब्सटेंस ऐड होता रहता है उससे भी ग्रोथ हो सकता है, जो जनरली दिखाई देता है किनके केस में, इन केस ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के केस में। तो यहाँ पे देखो, ग्रोथ occurs due to addition of similar type of substance externally, that is why external accretion जो है, this accretion is also known as external growth, it is also known as external growth, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल ग्रोथ। अभी ये एक्सटर्नल ग्रोथ अगर अभी हम लोग को लगता होगा कि एक्सटर्नल ग्रोथ किस में दिखाई देता है, वो भी अगर नॉन लिविंग सब्सटेंस हो। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, जैसे बोल्डर्स, स्टोन्स, आइस बॉल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो बोल्डर, स्टोन, आइस बॉल, इनके जो ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नली ग्रोथ होता है। जैसे स्टोन का ग्रोथ कैसे होता है, स्टोन के ऊपर अगर बहुत दिनों के लिए मिट्टी जम जाता है स्टोन के सरफेस के ऊपर, धीरे धीरे स्टोन का जो साइज जो है वो बड़ा होता रहता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल। या फिर आइस बॉल का ग्रोथ कैसे होता है, सिंपली अगर देखो, हम लोग कभी कभी टीवी में देख लेते हैं, जो सैलानी होता है, मतलब टूरिस्ट जो होता है, कहीं पे भी बर्फ अगर मिल जाए तो वो लोग क्या करते हैं, बर्फ का बॉल बना के एक दूसरे के ऊपर थ्रो भी करते हैं। तो कभी कभी सिंपल एक चीज कर सकते हैं, वही बर्फ का जो बॉल जो है बना के अगर बर्फ के सरफेस के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं तो जितना वो रोटेट होकर नीचे की तरफ जाएगा, सेम जो सब्सटेंस मतलब बर्फ जो है उसके सरफेस के ऊपर चिपकना शुरू हो जाएगा। चिपकते चिपकते एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये जो बर्फ का जो बॉल जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो दैट मीन्स ग्रोथ जो है नॉन लिविंग सब्सटेंस में भी हो सकता है, और जिसके वजह से ग्रोथ जो है, ग्रोथ इज नॉट इंक्लूडेड एज इंक्लूसिव या फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई तो देता है, एट द सेम टाइम ग्रोथ इज ऑल्सो फाउंड इन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। तो दैट इज वाई ग्रोथ इज नॉट इंक्लूडेड अंडर डिफाइनिंग फीचर। हालांकि हम लोगों को ग्रोथ जो है बहुत कॉमन फीचर है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इसको एक डिफाइनिंग फीचर मतलब जो फीचर हमेशा होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऐसा कुछ बात नहीं है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सब्सटेंसेस में भी ग्रोथ दिखाई दे सकता है। तो ये हो गया हम लोग का ग्रोथ। तो फिर से मैं मोटा मोटी तौर पर अगर ओवरऑल देख लेता हूँ ग्रोथ में क्या क्या है, यहाँ पे दो टाइप का ग्रोथ है। इंटूससेप्शन मतलब इंटरनल ग्रोथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है, एक्रीशन इज द एक्सटर्नल ग्रोथ जो नॉन लिविंग सब्सटेंस में दिखाई देता है। हो गया। इंटूससेप्शन क्यों होता है, मतलब इंटरनल ग्रोथ क्यों होता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस इन द सेल्स। अब ये सेल के अंदर अगर देखो ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस में क्या क्या है, वन इज कॉल्ड एज एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस, अनदर वन इज प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस।
एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस मतलब एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, जैसे क्या क्या है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस मतलब जो लिविंग सब्सटेंसेस होता है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, दीज आर कॉल्ड लिविंग सब्सटेंसेस। व्हाई दे आर कॉल्ड लिविंग सब्सटेंसेस? बिकॉज इनका सिंथेसिस होता है, इनका डुप्लीकेशन होता है। ड्यू टू दिस ऑल दिस एक्टिविटी, ये जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जो है इनको बोला जाता है लिविंग सब्सटेंसेस। तो ये सब एड ऑन इंटरनली होने से ग्रोथ जो है इंटरनल ग्रोथ बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग सब्सटेंस के अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ क्यों बोला जाता है? बिकॉज सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस अगर सरफेस में या फिर बाहर की तरफ से अगर ऐड होता रहता है तो उससे उनका ग्रोथ दिखाई देता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ग्रोथ। तो ये हो गया हम लोग का कुछ पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द ग्रोथ। तो ये जो अगर देखो एग्जाम में इजीली आ सकता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बहुत अच्छा है। या फिर हर एक फीचर को लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस थोड़ा क्रिटिकली डाल भी सकता है। तो दैट इज वाई जितना भी पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और समझने के लिए कोशिश करना। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट जनरल फीचर जो है ग्रोथ। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट फीचर वो है रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ जो कॉन्सेप्ट जो है उन लोग को याद रखना होगा। रिप्रोडक्शन जो है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हो गया। बट रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने के बाद भी उसको हम लोगों ने डिफाइनिंग फीचर में नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पे अगर रीजन अगर देखो, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है दे आर नॉट एबल टू इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं करता बट स्टिल दे कैन सर्वाइव। दैट मीन्स क्या है, रिप्रोडक्शन हम लोगों के लिए, हम जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल फीचर तो है, बट ये नहीं कि रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा। तो दैट इज वाई विदाउट रिप्रोडक्शन बहुत सारा ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। हाँ, ये अलग चीज़ है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता तो वही ऑर्गेनिज्म या फिर उस पर्टिकुलर स्पीसीज का अगर डेथ हो जाता है, उसके बाद सेम काइंड ऑफ स्पीसीज या फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नेचर में नहीं रहेगा। तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, बट इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो फिर से अभी हम लोग रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्लियर? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ सिमिलर काइंड। तो रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करेगा, अपना डुप्लीकेट बनाएगा, अपना जैसा एक डुप्लीकेट बनाएगा। डुप्लीकेट मतलब एज इट इज हो भी सकता है, एज इट इज नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वही है रिप्रोडक्शन। फिर से रिपीट करता हूँ, बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है उनका डॉटर इंडिविजुअल या फिर उनका जो बच्चे होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग एक टर्म से यूज कर, एक टर्म का हम लोग जनरली यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफस्प्रिंग या फिर न्यूवॉर्न्स भी बोल सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ सिमिलर काइंड, सेम टाइप का ऑफस्प्रिंग। जैसे अगर ह्यूमन के केस में पकड़ लो, ह्यूमन जब रिप्रोड्यूस करेगा तो ह्यूमन ही प्रोड्यूस करेगा, ये नहीं कि ह्यूमन आफ्टर रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा कोई भी डॉग या फिर कैट, ऐसा तो नहीं होता। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने टाइप का और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को जब जन्म देता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अभी ये तो हो गया द जनरल डेफिनेशन अबाउट द रिप्रोडक्शन। अभी समझना है रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो सकता है। यहाँ पे अगर देखो जनरली रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, वन इज कॉल्ड एज आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूँ, वन इज कॉल्ड एज आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है देखो। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे सेक्स सेल्स और गेमेट अगर तुम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, स्पर्म या फिर एग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है इन छोटे क्लास में। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन जो है विदाउट गेमेट मतलब स्पर्म या फिर एग के बिना भी अगर हो जाता है देन उसको हम लोग बोलेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से रिपीट करता हूँ,
Asexual reproduction is the type of reproduction in which sex cells or gametes are not involved. Male gamete and female gamete दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. एट द सेम टाइम अगर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्स सेल्स और गेमेट्स जो है इसमें इन्वॉल्व होता है. ठीक है, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट इन्वॉल्व होता है. मेल गेमेट प्रोड्यूस बाय मेल इंडिविजुअल, फीमेल गेमेट प्रोड्यूस बाय फीमेल इंडिविजुअल. तो ये हो गया हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और यहाँ पे और भी एक बेसिक डिफरेंस अगर देखो, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब एक ही पेरेंट बॉडी जो है वो रिप्रोड्यूस करता है एंड आफ्टर रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस देयर डॉटर इंडिविजुअल्स. बट क्योंकि इनके केस में सेक्स सेल का झंझट नहीं है, सेक्स सेल्स या गेमेट जरूरी नहीं है. बट यहाँ पे अगर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए होता है, वन इज मेल पेरेंट एंड वन इज फीमेल पेरेंट. तो मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गेमेट्स and female parent produce female gametes. After the formation of gamete, इनका प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है कैसे कैरी होता है, बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ गेमेट. तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर. अभी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर देखो, बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पे मैंने पुटअप किया. देखो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा. तुम लोग के पास अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है तो तुम लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो. तो व्हाट आर द एग्जांपल्स, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत जरूरी होता है अगर किसी को एंट्रेंस देना हो. तो एंट्रेंस के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाता है. छोटा छोटा पॉइंट लगता तो हम लोग को ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब एंट्रेंस का क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करोगे या फिर डील करोगे तब जाके देखना ये सब को लेके ये सब जो एग्जाम्पल्स है इसको लेके बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाता है. तो यहाँ पे देखो, बडिंग इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये किन में दिखाई देता है, ईस्ट एंड हाइड्रा के केस में. सिंपली अगर देखो, ईस्ट क्या है, ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंजाई. ठीक है, तो ये अगर एक ईस्ट का स्ट्रक्चर है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, तो क्या होता है, जो ईस्ट का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होता है. ऐसे स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है. और जैसे ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इनका जो न्यूक्लियस जो सेंटर में था वो साइड में जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. ये जो आउटग्रोथ डेवलप हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं बड. ठीक है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है बड. यही बड जब प्रॉपर ग्रोथ के बाद पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, ये बनेगा एक नया इंडिविजुअल. तो ये जो बडिंग जो है इज फाउंड इन केस ऑफ ईस्ट एंड हाइड्रा. ट्रू रीजनरेशन अगर देखो, इट इज फाउंड इन केस ऑफ प्लेनेरिया. तो ट्रू रीजनरेशन मतलब अगर देखो, जैसे हम लोगों ने देखा होगा हाउस लिजर्ड का अगर टेल को अगर हम लोग काट देते हैं तो क्या होता है, कुछ दिन बाद उस टेल का फिर से फॉर्मेशन होता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन, मतलब जो पार्ट गायब हो चुका था वो फिर से फॉर्म हुआ है. क्लियर. अभी यहाँ पे देखो प्लेनेरिया के केस में थोड़ा अलग है. प्लेनेरिया के हम लोगों ने क्या बोला, देखो ट्रू रीजनरेशन. प्लेनेरिया के केस में क्या होता है, अगर प्लेनेरिया के बॉडी को अगर हम लोग 3 या 4 पीस में डिवाइड कर लेते हैं या फिर फ्रेगमेंट बना लेते हैं, हर एक फ्रेगमेंट जो है जितना भी बॉडी पार्ट जो है लॉस्ट हुआ था या फिर गायब हो चुका था पूरा बना लेगा. बनाने के बाद फिर से एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा. मतलब सिंपली समझो, अगर ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ प्लेनेरिया है, ठीक है, जस्ट मान लो दिस वन इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ और फ्रेगमेंट ऑफ प्लेनेरिया का बॉडी. तो ये जो फ्रेगमेंट जो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये जो बॉडी जो है इस पार्ट से पूरा एक प्लेनेरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा. तो देखो एक फ्रेगमेंट से पूरा प्लेनेरिया डेवलप हो चुका है. सिंपल इसके केस में भी अगर देखो, ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट है वो क्या करेगा, धीरे धीरे पूरा बना के एक नया प्लेनेरिया बना लेगा. ठीक है, तो बाय दिस प्रोसेस प्लेनेरिया के केस में अगर देखो, प्लेनेरिया के बॉडी को अगर हम लोग बहुत सारा फ्रेगमेंट भी करते हैं, हर एक फ्रेगमेंट से एक नया प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा. फिर क्लियर, एक छोटा फ्रेगमेंट से जो गायब पार्ट था बॉडी का वो फिर से फॉर्म होगा. फॉर्म होने के बाद पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रू रीजनरेशन. जैसे लिजर्ड के केस में सिर्फ टेल का फॉर्मेशन होता है. अभी अगर तुमको लगता है कि नहीं लिजर्ड के केस में भी बाकी ऑर्गन भी फॉर्म होता होगा, तो उसका टांग काट के देखो कभी भी डेवलप नहीं होता, सिर्फ उनका टेल डेवलप होता है. तो अलग चीज़ है क्यों डेवलप होता है. बट प्लेनेरिया के केस में किसी भी पार्ट को काटो या फिर फ्रेगमेंट करो, उससे नया और एक प्लेनेरिया फॉर्म हो जाएगा. तो ये है ट्रू रीजनरेशन. थर्ड जो एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन. तो फ्रेगमेंटेशन किन में दिखाई देता है, देखो
फंजाई के केस में दिखाई देता है, फिलामेंटस एल्गी के केस में, फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक एल्गी, एंड प्रोटोनोवा, प्रोटोनोवा इज द यंग स्टेज ऑफ ब्रायोफाइट, ठीक है। इनके केस में फ्रेगमेंटेशन होता है। अभी सिंपली समझो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन या फिर रीजनरेशन जो है, रीजनरेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, बट थोड़ा अलग है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर मान लो कि सपोज दिस वन इज ए बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए पार्टिकुलर फिलामेंटस एल्गी। सिंपली मान लो ये एक एल्गी का स्ट्रक्चर है। अभी एल्गी का जो ये जो पार्ट जो है, ये अगर इसको पूरा एक फिलामेंटस एल्गी है, इस पार्ट को मान लो एक फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट मतलब एक टुकड़ा है उसके बॉडी का। यह टुकड़ा जब पेरेंट बॉडी से जैसे सिंपली अगर देखो सेपरेट होकर गिर जाता है, इससे एक नया पूरा इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो ये इनके केस में, किसके केस में होता है, दिस जनरली फाउंड इन केस ऑफ प्रोटोनेमा, फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब पेरेंट बॉडी का एक टुकड़ा जब पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, वहीं से अगर एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, देन इट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। अभी यहाँ पे देखो एक कलेक्टिव टर्म मैंने यहाँ पे यूज किया है, फिशन। तो फिशन मतलब क्या है, एक पेरेंट बॉडी जो है सिंपली डिवाइड होके, ठीक है, दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है या फिर नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। जैसे एमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना और भी अगर देखो पैरामीशियम, इनके केस में फिशन होता है। फिशन तो जनरली यहाँ पे अगर देखो एमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना, इनके केस में बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन मतलब एक पेरेंट बॉडी इक्वली डिवाइड होकर दो टोटल इंडिविजुअल फॉर्म करता है। तो दो फॉर्म हो सके, बाय का मतलब होता है टू, फिशन मतलब डिवीजन। तो पेरेंट बॉडी डिवाइड होकर दो इक्वल इंडिविजुअल या फिर डॉटर सेल अगर फॉर्म करता है, देन इट इज कॉल्ड एज फिशन या फिर बाइनरी फिशन। तो ये एमीबा, बैक्टीरिया एंड यूग्लिना के केस में दिखाई देता है। तो दैट इज दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स व्हिच आर रिलेटेड टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड प्लस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है हर एक एग्जाम्पल का ये हम लोगों ने जान लिया, और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे यही चीज़ को। अगर हम लोग देखें ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अगर देखो, सेकेंड ईयर में जाके हम लोग का फर्स्ट चैप्टर मिलेगा इन डिटेल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वहाँ पे जाके हम लोग का पूरा जितना भी डिफरेंट टाइप यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है, सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन सेकेंड ईयर। बट फर्स्ट ईयर में इतना ही रहने देते हैं हम लोग। तो ये हो गया सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोगों को समझना होगा अबाउट द रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ पॉइंट हम लोगों को समझना होगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैं अगर उसको अच्छे से देख लेता हूँ, इनके सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज सिनोनिमस, ठीक है। इस तो नहीं होगा, ये होगा आर। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सिनोनिमस। सिनोनिमस मतलब दोनों सेम ही है। किनके केस में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। अभी क्वेश्चन है, हाउ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले हम लोग को इसको थोड़ा फिर से रिकॉल करते हैं। ग्रोथ को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, अगर नंबर ऑफ सेल डिवाइड होने के बाद अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, ये भी एक टाइप ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। एट द सेम टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वही जैसे एमीबा को अगर हम लोग पकड़ ले, एमीबा जब सिंपली डिवाइड होता है तो दो एमीबा फॉर्म होता है। तो एक एमीबा डिवाइड होने के बाद जब दो एमीबा फॉर्म होता है, दैट मीन्स नया डॉटर एमीबा या फिर नया एमीबा का फॉर्मेशन हुआ है। एट द सेम टाइम सिंगल सेल एमीबा डिवाइड होने से दो एमीबा फॉर्म हुआ है, मतलब दो सेल फॉर्म हो चुका है। दैट मीन्स नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना जो है उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग के हिसाब से हम लोग ने इसको क्या नाम दिया था, ग्रोथ। तो ग्रोथ तो हुआ है। एट द सेम टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होने के बाद जब नंबर ऑफ सेल, दो सेल या फिर दो से ज़्यादा जब सेल फॉर्म होता है, ठीक है, और वो भी सिमिलर टू देयर पेरेंट सेल होता है, दैट मीन्स ये एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। तो दैट इज वाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है दोनों सेम है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होना मतलब ग्रोथ है, एंड सेल डिवाइड होकर जब नया डॉटर सेल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स ग्रोथ होगा। दैट इज वाई रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज सिनोनिमस इन केस ऑफ लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे मैंने डाला है, देखो इसको लेके क्वेश्चन आ सकता है इन एंट्रांस। यहाँ पे देखो मैं अंडरलाइन करके रखता हूँ, क्या देखो
इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये था यूनिसेलुलर को लेके, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है देखो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके केस में क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कैसे है देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्यों है, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी, जैसे प्लांट और एनिमल को अगर हम लोग ले लेते हैं एज एग्जाम्पल, जब तक एक प्लांट या एनिमल का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। तो ग्रोथ के बाद ही इनका रिप्रोडक्शन का जो एबिलिटी है डेवलप होता है। दैट मीन्स बोथ, ये जो दोनों प्रोसेस जो है, दोनों प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दैट इज वाई इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहाँ पे देखो रिप्रोडक्शन का हम लोगों ने डिफाइनिंग फीचर में क्यों नहीं डाला, इसका रीजन यही है। देखो ऑर्गेनिज्म लाइक स्टेराइल कपल, स्टेराइल कपल मतलब जो बहुत सारे ह्यूमन बीइंग भी है, मेल या फीमेल, अगर देखो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब बहुत सारा स्टेराइल कपल जो है या फिर फीमेल इंडिविजुअल भी है, वो अपना बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो स्टेराइल कपल, म्यूल एक हाइब्रिडाइज्ड एनिमल है। म्यूल को कैसे बनाया जाता है, म्यूल इज डेवलप बाय क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी। हॉर्स एंड डोंकी को क्रॉस करने के बाद बनता है इंटरस्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है म्यूल। ठीक है, म्यूल जो है ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, ये भी एक स्टेराइल एनिमल है। वर्कर हनी बी तो पता है, मधुमक्खी, इनमें 3 टाइप है, मेल मतलब ड्रोन, क्वीन मतलब फर्टाइल फीमेल, एंड वर्कर हनी बी मीन्स स्टेराइल फीमेल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्वीन भी फीमेल है, वर्कर भी फीमेल है। क्वीन क्या है, फर्टाइल मतलब वो एग प्रोड्यूस कर सकता है, और वर्कर जो है वो स्टेराइल फीमेल है, मतलब वो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये जो वर्कर हनी बी जो है, तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया लाइक स्टेराइल कपल, म्यूल, वर्कर हनी बी आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन बट दे कैन सर्वाइव, मतलब रिप्रोडक्शन ना होने के बाद भी वो लोग जिंदा रह सकते हैं। दैट मीन्स लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन इतना जरूरी नहीं है, हाँ, बट इट इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अगर मान लो कि ये जो ह्यूमन के केस में अगर मान लो कोई भी ह्यूमन इंडिविजुअल अगर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो नया ह्यूमन का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब नया इंडिविजुअल फॉर्म नहीं होगा। अल्टीमेटली एक टाइम के बाद क्या होगा, नेचर से पूरा ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है या फिर ह्यूमन का जो स्पीसीज होता है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कंटिन्यूटी बजाय मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, बट ये नहीं कि रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। तो दैट इज वाई रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने डिफाइनिंग फीचर में नहीं डाला। तो ये हो गया सेकेंड जनरल फीचर जो है रिप्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन का मतलब है इट इज द फेनोमेनन ऑफ कोप अप और एडजस्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर देख लो, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, प्लांट्स या फिर एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, मतलब बाहर का जो एक्सटर्नल, बाहर में जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, यही कोशिश को या फिर प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट को बोला जाता है एडाप्टेशन। जैसे यहाँ पे सिंपली अगर देखो एनिमल में, अगर देखो 2 टाइप का एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है एंड वार्म ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या करता है, विंटर सीजन में क्या करता है, देखो हाइबरनेशन करता है। हाइबरनेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइबरनेशन इज ऑल्सो नोन एज विंटर स्लीप। हाइबरनेशन का और एक नाम है, देखो क्या है, देखो इज कॉल्ड एज जनरली विंटर स्लीप। एंड एस्टिवेशन को क्या बोला जाता है, एस्टिवेशन इज कॉल्ड एज जनरली समर स्लीप। ठीक है, तो हाइबरनेशन मीन्स विंटर स्लीप, एस्टिवेशन मीन्स समर स्लीप। तो यहाँ पे देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ खुद को ढालने के लिए एडाप्ट करना शुरू करता है, उस एडाप्ट मतलब एडजस्ट करता है, उसी को बोला जाता है एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन जो है इट में भी टेम्पोररी और परमानेंट। तो इसी से हम लोग रिलेट करते हैं
टेम्पोररी एडाप्टेशन में अगर देखो हम लोग बोल सकते हैं हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन को टेम्पोररी एडाप्टेशन में हम लोग डाल सकते हैं। हाइबरनेशन का हम लोग ने क्या बोला था, विंटर स्लीप, एस्टिवेशन को बोला था समर स्लीप। अभी हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन जो है ये दोनों प्रोसेस किनका एडाप्टिव फीचर है, द एनिमल व्हिच आर जनरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल के केस में ये दो एडाप्टिव फीचर दिखाई देता है। तो हाइबरनेशन में क्या होता है, जितना भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जैसे मान लो कि फ्रॉग, स्नेक्स, वो लोग क्या करता है, विंटर स्लीप पे चला जाता है। मतलब जब ठंड का सीजन आता है वो लोग अपने आप को छिपा देता है केविटी के अंदर। उससे क्या होता है, उनका जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो रिटेन होता है। क्लियर? एंड जैसे ही गर्मी आता है वो लोग क्या होता है, समर स्लीप से निकल के फिर से अपना मूवमेंट, इनका कलेक्शन ऑफ फूड ये सब स्टार्ट हो जाता है। एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल के केस में दिखाई देता है। जब बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाता है वो अपने आप को, वो लोग क्या करता है, अपने आप को छिपा देता है कहीं भी शेडी प्लेसेस में या फिर कोई भी ठंड एरिया में जाके खुद को छिपा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, इनका बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ गया था वो फिर से नॉर्मल में लेके आते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर देखो कोल्ड ब्लडेड एनिमल मतलब क्या है, जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। जैसे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ह्यूमन जो है, ह्यूमन इज ए वार्म ब्लडेड एनिमल है या फिर वार्म ब्लडेड है हम लोग। बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल जैसे फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया या फिर रेप्टाइल्स हो गया, इनके केस में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, मतलब चेंज होता रहता है। तो इनके बॉडी टेम्परेचर जो है उसको रिटेन और मेंटेन करने के लिए इनको ये जो दो एडाप्टिव फीचर जो है इनके केस में दिखाई देता है। वन इज कॉल्ड हाइबरनेशन, अनदर वन इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन। अभी परमानेंट एडाप्टेशन की, ये तो हो गया टेम्पोररी एडाप्टेशन, ये टेम्पोररी कुछ दिन विंटर सीजन में चलेगा, ये सब समर सीजन में चलेगा ये, तो मतलब ये परमानेंट है। परमानेंट एडाप्टेशन किनके केस में दिखाई देता है, सीजनल ब्रीडर्स के केस में। जैसे जितना भी सीजनल ब्रीडर्स है, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, एक पर्टिकुलर सीजन में वो लोग क्या करता है, इन्वॉल्व इन सेक्सुअल मीटिंग एंड प्रोड्यूस देयर डॉटर इंडिविजुअल। तो ये जो इनका जो एडाप्टेशन जो है अकॉर्डिंग टू द सीजन वो परमानेंट होता है, हर साल सेम प्रोसेस मेंटेन होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज परमानेंट एडाप्टेशन। ये हो गया हम लोग का एडाप्टेशन। और भी अगर एग्जांपल अगर देखो, जैसे कैक्टस का अगर प्लांट को अगर तुम लोग मेमोराइज कर सकते हो या फिर याद आता है, तो कैक्टस प्लांट में क्या था, बहुत सारा थॉर्न्स होता है या फिर स्पाइन्स होता है। उसका पर्पस क्या है, बॉडी से पानी बाहर ज़्यादा ना निकल जाए, इसके लिए वो लोग, उनके केस में क्या होता है, इनका जो लीफ जो है, लीफ इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। तो उससे क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, तो बॉडी में ज़्यादा पानी रिटेन होता है। जैसे और भी एडाप्टिव फीचर अगर देखो, कैमल के केस में, कैमल जनरली कहाँ पे होता है, डेजर्ट एनवायरनमेंट पे होता है। तो कैमल क्या करता है, उनके बॉडी में जितना हो सके ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी स्टोर करने का कैपेसिटी रखता है। तो दीज आर कॉल्ड एक्चुअली नोन एज एडाप्टेशन या फिर एडाप्टिव फीचर्स। हो गया। अभी जो नेक्स्ट फीचर है वो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई दे। मूवमेंट ओकर्स ड्यू टू, अभी मूवमेंट क्या है, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ये भी एक टाइप ऑफ मूवमेंट है। बट मूवमेंट टोटली अलग है लोकोमोशन से। मूवमेंट में क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का अपना बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या फिर शेप जो है या फिर फॉर्म जो है वो चेंज कर सकता है, बट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मूवमेंट अगर देखो, बहुत सारा टाइप का मूवमेंट है। मूवमेंट क्यों होता है, देखो, ओकर्स ड्यू टू प्रोटोप्लाज्मिक का मूवमेंट से भी मूवमेंट होता है। सिलियरी मूवमेंट दिखाई देता है बहुत सारा लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में, जैसे पैरामीशियम हो गया, इनके केस में सिलिया के मूवमेंट से इनका मूवमेंट स्टार्ट होता है। फ्लैजेलर मूवमेंट, बहुत सारा एमीबा हो गया, एमीबा नहीं, बहुत सारा प्रोटोजोआ है या फिर बहुत सारा बैक्टीरिया है जिनके केस में फ्लैजेला होता है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। या फिर मस्कुलर मूवमेंट, जैसे हायर एनिमल के केस में, जैसे हम लोग के केस में मसल्स है, अगर मसल्स नहीं होता तो हम लोग का मूवमेंट जो होता है बॉडी का वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये हो गया मूवमेंट। अभी देखो, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ बॉडी, पूरा बॉडी जो है हम लोगों का, एक ऑर्गेनिज्म का होल बॉडी अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रिप्लेस होता है या फिर चेंज होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे लोकोमोशन। तो लोकोमोशन को हम लोग ने कैसे डिफाइन किया, देखो, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू मूवमेंट। मूवमेंट के वजह से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का पोजीशन अगर चेंज होता है, देन इट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। जैसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के केस में फ्लैजिलर मूवमेंट होने की वजह से इनका लोकोमोशन होता है। जैसे हम लोग के केस में मसल का अगर मूवमेंट नहीं होता
तो हम लोग का चलने फिरने का जो कैपेसिटी है ये भी दिखाई नहीं देता। तो दैट इज वाई मूवमेंट की वजह से जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है एक प्लेस से अगर दूसरे प्लेस में चेंज होता है उसी को हम लोग बोलेंगे लोकोमोशन। तो ये हो गया हम लोग का एडाप्टेशन एंड लोकोमोशन। अभी बाकी है लास्ट जनरल फीचर जो है लाइफ साइकिल। देखो तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है लाइफ स्पैन या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, तो लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल मतलब क्या है, देखो द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन अगर देखो क्या क्या फेज होता है, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जन्म होने के बाद क्या होता है, पास इनका ग्रोथ स्टार्ट होता है। ग्रोथ से क्या होता है, आफ्टर ग्रोथ दे आर बिकम मेच्योर। तो यहाँ पे देखो मेच्योरेशन का मतलब क्या है, जब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन करने का एबिलिटी रखता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेच्योरेशन। ग्रोथ में क्या होता है, उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप होता है। सिंपली मान लो एक बच्चे के केस में, एक बच्चा का जन्म हुआ है, उसका बचपन जो बीत रहा है जिसमें उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ। मेच्योरेशन मतलब इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है ग्रोथ में। देन मेच्योरेशन में क्या होता है, दे अल्टीमेटली एबल टू रिप्रोड्यूस, वो अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो उस स्टेज को मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज को ही हम लोग बोल सकते हैं मेच्योरेशन। आफ्टर रिप्रोडक्टिव स्टेज तो नेक्स्ट स्टेज जो आता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, इसको हम लोग बोलते हैं एजिंग या फिर सेनेसेंस। एजिंग मतलब बुढ़ापा आ जाता है, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज को ही बोल सकते हैं हम लोग एजिंग एंड सेनेसेंस। एंड अल्टीमेटली जब हम लोग का जितना भी बॉडी फंक्शन होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जितना भी बॉडी एक्टिविटी होता है, जब एक टाइम के बाद पूरा एक्टिविटी बंद हो जाता है परमानेंटली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेथ। तो ये होगा द फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन बोल सकते हैं। क्या क्या है, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फॉलोड बाय एजिंग एंड सेनेसेंस एंड देन अल्टीमेटली डेथ। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का जनरल फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हम लोगों ने कर लिया अभी तक डिफाइनिंग फीचर्स एंड जनरल फीचर्स। और तुम लोग एक काम कर सकते हो, जो भी टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक या फिर ऑन योर कॉपी, ताकि बाद में तुम लोग इसको फिर से अच्छे से समझने के बाद पढ़ सको और एग्जाम के लिए भी काम आए।